हेलो गाइस, गुड इवनिंग जी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने इस प्लेटफॉर्म पर। और मैं दीपक शर्मा सर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आशा उम्मीद है आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, शानदार होंगे। मैं आज इतना कुछ काम कर रहा था आप सभी के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करने में लगा हुआ था यार। मेरे को याद ही नहीं रहा कि क्लास 7 इतने जल्दी बज गए। स्टाफ ने फटाफट मुझे बताया कि सर क्लास का टाइम हो गया। बल्कि मैंने चाय बनवा रखी थी अपना, आई एम अ टी टोटलर। मुझे अगर बेवरेजेस में ड्रिंक में कुछ है पसंद तो वो मुझे चाय ही पसंद है। तो मैंने जस्ट चाय, फिर मैंने सोचा कि चलो यार क्लास के अंदर ही पियेंगे चाय, कोई बात नहीं। क्लास के अंदर चाय पियेंगे, क्लास के अंदर ही पढ़ाएंगे, क्या हो गया भाई, कभी कभार ठीक है। लेकिन क्लास लेट नहीं होनी चाहिए बस, किसी भी कीमत पे। इसलिए आप भी क्लास में लेट मत आया करो। अगर 7 बजे की क्लास है तो आप 7 बजे आ जाया करो, ठीक है, ऐप पर। और अगर यूट्यूब पर आपकी 12 बजे की क्लास है तो आप फिर यूट्यूब पर 12 बजे आ जाया करो। मिलेगी बेटा। कन्हई मेरे बच्चे, हर किसी टीचर के पढ़ाने का तरीका अलग है। राधे राधे भाई साहिल कुमार मंडल जी, राधे राधे। सर, someone stole our batch PDF and videos and put free in Telegram, free of cost, take any action। बिल्कुल उसके पीछे टीम लगी हुई है और हमने अपने टेक्निकल टीम को लगा दिया है। ऐसी दिक्कतें आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगी। अरे हम उससे भी अच्छा देंगे बेटा कन्हई। A4 शीट से भी बढ़िया चीज़ें आपको मिलना शुरू हो जाएंगे, डू नॉट वरी। आज की YouTube की क्लास देखी 12 बजे वाली, उसमें मैंने वो क्वेश्चन कराए हैं जो कि कल 7 मई में RRB NTPC का एग्जाम हुआ था। उस बेसिस पर सारे क्वेश्चंस का मैंने फॉर्मेट रखा है उस पैटर्न पर, ताकि आगे किसी बच्चे का पेपर है, स्टूडेंट का एग्जाम है, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। करीबन 60 to 65 क्वेश्चन मैंने उसमें कराए विद इन 1 आवर, यानी 60 मिनट में, 60 मिनट्स में 65 क्वेश्चन। आप देख सकते हैं किस चीते की चाल से मैंने उसमें रफ्तार रखी होगी। ओके बेटा बिल्लू, ओके पक्का। तो आज हमें साउथ अमेरिका की लेक शुरू करनी है, झीलें शुरू करनी है। कल रिवर्स और माउंटेन्स देखे थे, आज हम लोग इसमें करेंगे लेक्स, झीलें, फिर डेजर्ट्स यानी रेगिस्तान, और फिर हम आएंगे आइलैंड्स के ऊपर यानी कि टापुओं के ऊपर। तो आप हेडिंग डाल लीजिए इंपॉर्टेंट लेक्स। तो आज हम झीलें करने के लिए जा रहे हैं साउथ अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका की झीलें। तो हेडिंग डाल लीजिए साउथ अमेरिका लेक्स, यानी कि दक्षिणी अमेरिका की झीलें। और झीलों में भी ये इम्पोर्टेंट लेक्स हम करेंगे, महत्वपूर्ण झीलें। साथ साथ अगर आप नोट्स मेकिंग करोगे तो आपके लिए और अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि आपको सबको धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा। डालेंगे बेटा, इसमें डालेंगे। अब जैसे आपके एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका हो गया, तो इसका एक टेस्ट बना के डालेंगे। टेस्ट नहीं, इसका मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। मंडे को आप ये समझो कि लगभग आपको इसकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी, मंडे या ट्यूसडे में से किसी एक दिन। तो साउथ अमेरिका की लेक्स में पहली लेक साहब लिख लो, लेक टीटीकाका। टीटीकाका एक झील है, टीटीकाका, टी टी का। तो लेक का नाम है लेक टीटीकाका या फिर टीटीकाका झील। एक तो आप लिख लो, इट इज द हाईएस्ट लेक इन द वर्ल्ड। ये विश्व की सबसे ऊंची झील है। इससे ज्यादा ऊंचाई पर विश्व में कोई भी झील स्थित नहीं है। ये विश्व की सबसे ऊंची झीलों में से एक झील है, हाईएस्ट लेक इन द वर्ल्ड, ठीक है। ये विश्व की सबसे ऊंची झील है जी, हाईएस्ट लेक इन द वर्ल्ड, ये विश्व की सबसे ऊंची झील है। तो एक तो आप इस बात को याद कर लो, ठीक है। हाईएस्ट लेक इन द वर्ल्ड, ये विश्व की सबसे ऊंची झील है। ये दो देशों के बीच स्थित है, पेरू और बोलीविया। तो पेरू और बोलीविया नामक ये दो कंट्रीज हैं, उनके बीचों बीच स्थित है। आप इसकी लोकेशन देख लो,
आप इस मैप में जब आएंगे तो ये देश है पेरू और ये देश है बोलीविया, और इन दोनों के बीच में ये रही जी लेक टीटीकाका। टीटीकाका झील की लोकेशन है। जब ये मैप आपको आएगा आपके पास तो आपको साफ साफ दिखाई दे जाएगा। तो पेरू और बोलीविया दोनों की कैपिटल राजधानी मैंने आपको इससे पिछली वाली क्लास में बता दिए थे, जो भी मैंने इससे पिछली वाली क्लास ली थी उसमें, ठीक है। फेमस फॉर फ्लोटिंग आइलैंड्स, बहुत सारे तैरते हुए द्वीप हैं इसके अंदर, बहुत सारे तैरते हुए आइलैंड्स हैं। तो लेक टीटीकाका का एक और नाम है, लिख लो, दिस लेक इज ऑल्सो कॉल्ड एज हनीमून लेक। इसे हनीमून झील भी कहा जाता है, ठीक है। इसका एक और नाम है हनीमून लेक, हनीमून झील। ये वो हनीमून नहीं है जो आप सोच रहे हो कि हनीमून, नहीं 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 नहीं, ये ऐसी किसी हनीमून जैसी एक्टिविटी गतिविधि के लिए फेमस नहीं है। नाम इसका हनीमून लेक है। शायद हो सकता है कि लैटिन भाषा में या स्पेनिश में या साउथ अमेरिका में हनीमून शब्द का मतलब होता हो फ्रेश वाटर, मीठा पानी, कुछ ऐसा। मैंने कभी बहुत डीपली जाकर, गहराइयों में जाकर मैंने इस बात का अध्ययन करने की कोशिश नहीं की, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने जब देखा था, आई थिंक सबसे पहली बार मैंने इसे 2016-17 के एसएससी एमटीएस में देखा था, और तब से ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है। यस, एसएससी एमटीएस 2016, एसएससी एमटीएस 2016 का जो एग्जाम हुआ उसमें पहली बार एक बच्चे ने आके मेरे को ये दिखाया था। उस बच्चे का नाम था पवन कुमार सिंह, जिसके अब आगे चल के 2019 या 20 में एसएससी सीजीएल में हाईएस्ट जीएस में मार्क्स आए थे, 44 मार्क्स आए थे, 44 नंबर मतलब आए थे, ठीक है। 44 मार्क्स 44 नंबर, ठीक, क्या समझे, समझ गए, वेरी गुड। तो लेक टीटीकाका तो अब नहीं भूलोगे क्योंकि ये हनीमून लेक है, ये तो एक हनीमून झील है जी। तो आप तो बेटा मत भूलना, ऐसी बातें तो आपको याद रह जाती हैं, तो आप अपना हनीमून अच्छा मना सको, आप अच्छे स्थान पे जा सको, इसके लिए पढ़ लो, लिख लो। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का कब प्रैक्टिस सेट होगा? एशिया, देखो एशिया और उसमें तो मतलब नॉर्थ अमेरिका, स्पेशली साउथ अमेरिका के क्वेश्चंस लेंगे, अफ्रीका एशिया फिर भी हमने कर लिए थे। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इन 4 कॉन्टिनेंट्स के क्वेश्चन को हम प्रैक्टिसाइज करेंगे, ठीक है। मंडे को करेंगे, तो मंडे को आप रेडी रहना, ठीक है। इन चारों कॉन्टिनेंट, जो आज आपका ये साउथ अमेरिका एंड हो जाएगा, इन चारों कॉन्टिनेंट्स के क्वेश्चन और सवाल मंडे को करेंगे, और ये देखते हैं कि उस दिन मंडे को किसके कितने नंबर आते हैं, बस कितने क्वेश्चन आपके उसमें ठीक जाते हैं, इस चीज को उसमें देखा जाएगा, ठीक है। चलिए, लेक मैराकाइबो, दूसरी झील जो है साउथ अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में, दैट इज लेक मैराकाइबो, यानी कि मैराकाइबो झील। तब पहली बात, लार्जेस्ट लेक ऑफ साउथ अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। और इससे पहली वाली लेक टीटीकाका, ये पूरे विश्व में सबसे ऊंची झील है, हाईएस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड है, ये विश्व की सबसे ऊंची झील है, ये साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी झील है, और ये वेनेजुएला नामक देश में स्थित है। मैंने कल भी वेनेजुएला की लोकेशन आपको बताई थी और कहा था कि जितनी बार वेनेजुएला बार बार आएगा, जितनी बार वेनेजुएला नामक देश आपको दिखाई देगा, कोई भी नाम जितनी बार आपके सामने आए, समझ जाओ वो नाम आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, वो नाम आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। तो दैट इज दी वेनेजुएला, ठीक है, समझ गए ना, वेनेजुएला, ठीक। फेमस फॉर पेट्रोलियम रिजर्व, ये अच्छी इंफॉर्मेशन है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। पेट्रोलियम भंडार के लिए मशहूर है ये झील, इसीलिए विश्व में वेनेजुएला ऐसा देश है जहां पर पेट्रोलियम के सबसे ज्यादा भंडार पाए जाते हैं, ऑयल रिजर्व है। और इसी बात के लिए ही आपको शायद याद हो, कुछ टाइम पहले ये जो अपना ट्रंप है, अपना काहे का ट्रंप है ये, एक वे में है ना। तो ये जो अपना ट्रंप है, ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उसके ऑफिस से उठा लिया था। ये इतना इंपॉर्टेंट है वेनेजुएला स्ट्रेटेजिक वे में, कि अगर स्ट्रेटेजी के हिसाब से देखें तो वेनेजुएला बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है जी।
ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है वेनेजुएला। सर जैसे पहले स्कूल में मंडे को टेस्ट होता था वैसे ही आप मंडे को होगा, बिल्कुल भाई मंडे को होगा। ठीक है, वेनेजुएला की लोकेशन दिखा दी थी, फिर भी आप मतलब एक बार और देख लो जी, हम तो टीचर हैं, दिखाई देंगे। ये वेनेजुएला है नामक देश, कल इसमें ओरिनोको रिवर कराई थी, लानोस ग्रासलैंड कराया था, एंजल वाटरफॉल कराया था, और ये जो इसमें खाली स्थान दिखाई दे रहा है स्काई ब्लू से, ये आपकी लेक मैराकाइबो है, ये मैराकाइबो झील है। ठीक है, ये मैराकाइबो है झील। ठीक, अब मैराकाइबो झील को आपको और अलग से दिखाता हूं, अगर हम वो मैप अलग से निकाल लें तो कुछ वेनेजुएला नामक देश में ये लोकेशन आपकी बनेगी। ठीक है, ये रही जी लेक मैराकाइबो यानी कि मैराकाइबो झील। ठीक है, मैराकाइबो लेक या मैराकाइबो झील। लेक मैराकाइबो या मैराकाइबो झील। सर आप जीएस का वोकल टीचर हैं, वोकल टीचर मतलब समझा नहीं बेटा मैं। लोकल बोलना चाह रहे हो, वोकल बोलना चाह रहे हो? चलो, तीसरी लेक है लेक पूपो। देखो नाम कैसा, पूपो, तो पूपो नामक झील है। अच्छी बात ये सॉल्ट वाटर लेक। अच्छा, मैं यहीं आपको ये बताना भी मतलब भूल गया कि ये जो मैराकाइबो है ये एक फ्रेश वाटर लेक है, ये मीठे पानी की झील है। ठीक है, तो ये फ्रेश वाटर लेक है मैराकाइबो। इसी के साथ साथ ही अगर मैं आपको बताऊं, ये जो लेक टीटीकाका है ये भी फ्रेश वाटर लेक है, ये मीठे पानी की झील है। लेकिन जो लेक पूपो है, पूपो, ये आपकी सॉल्ट वाटर लेके खारी पानी की झील है, और ये उथली झील है, शैलो लेक है, यानी कि थोड़ा दलदली टाइप इसका बना हुआ है। अनुपम चौहान जी राधे राधे। ठीक है, और ये ऑफन ड्राइज ड्यू टू एवेपोरेशन, वाष्पीकरण के कारण अक्सर ये जो आपकी झील है ये शुष्क हो जाती है, उड़ जाता है, इसका पानी सूख जाती है, फिर बारिश पड़ती है और फिर इसमें पानी आ जाता है। तो लेक पूपो की लोकेशन देख लो जी। ठीक है, बहुत टाइम लगता है ये मैप के साथ क्लास को सेट करने में, कौन सा मैप कहाँ आएगा इसका भी बड़ा लोकेशन है। जैसे देखो पेरू और बोलीविया के बीच में तो ये टीटीकाका थी, याद करो जी, इससे पहले मैंने आपको बताया ये थी लेक टीटीकाका। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये सिर्फ बोलीविया, बोलीविया के अंदर ये है लेक पूपो, सिर्फ बोलीविया के अंदर लेक पूपो का स्थान है। तो लेक पूपो भी आपके कहा है, साउथ अमेरिका में है, दक्षिणी अमेरिका में है। ठीक है, तो तीन झीलें आपको याद करनी है, साउथ अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में। ठीक है, तीन झीलों को आपको जी याद करना है। कितनी झीलों को? तीन झीलों को। तो अगर मैं इस मैप में आपको ये तीनों झीलें बताऊं तो आप देखो जी, पहली झील ये रही वेनेजुएला में। ठीक है, मैराकाइबो, लेक टीटीकाका और लेक पूपो। ठीक है, तो तीनों झीलों की लोकेशन। चलो अब रेगिस्तान की तरफ चलते हैं। राइट डाउन द हेडिंग, डेजर्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के मरुस्थल। मरुस्थल यानी रेगिस्तान की डेफिनेशन में आपको पहले बता चुका हूं, वो स्थान जहां 25 सेंटीमीटर से कम बरसात हो एनुअली, यानी कि सालाना। ठीक है, साल में 25 सेंटीमीटर से कम बरसात हो, उस स्थान को आप मतलब बोल सकते हैं क्या? मरुस्थल, यानी कि आपका रेगिस्तान। ठीक, पहला रेगिस्तान देख लो, राइट डाउन द हेडिंग, अटाकामा डेजर्ट, अटाकामा मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल, अटाकामा डेजर्ट, अटाकामा मरुस्थल, अटाकामा डेजर्ट। ठीक है, सबसे पहली बात तो आप लिख लो, इट इज अ हॉट डेजर्ट, ये गर्म रेगिस्तान है सहारा की तरह। ड्राइएस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, ये विश्व का सबसे शुष्क, सबसे सूखा मरुस्थल है, मतलब इसकी हवाएं सबसे सूखी हैं, यहाँ पानी यानी नमी सबसे कम है। ये चिली नामक देश में आपको मुख्यतः दिखाई दे जाएगा, चिली। चलो भाई लोकेशन बताऊं इसकी, तो ये देख लो जी,
ये रही अटाकामा डेजर्ट की लोकेशन, कौन से देश में? चिली। कल चिली की मैंने कैपिटल आपको लिखा दी होगी सेंटियागो, ठीक है, सेंटियागो, तो आप याद कर लीजिएगा सेंटियागो, कल मैंने राजधानी लिखाई थी। ये अटाकामा रेगिस्तान के आपको लोकेशन है, अटाकामा रेगिस्तान या मरुस्थल। अच्छा, अटाकामा रेगिस्तान की एक खास बात मतलब और है, वो खास बात ये है कि आप यहां इसके बारे में एक पॉइंट लिख लीजिए नोट बना के, इट इज द नैरोवेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये विश्व का सबसे पतला रेगिस्तान है, ठीक है, संकीर्ण मरुस्थल, सबसे पतला, तो संकीर्ण मरुस्थल है, सबसे पतला रेगिस्तान है विश्व का। पूरे संसार में अगर सबसे पतली कमर किसी रेगिस्तान की है, पतली है कमर, ये तेरी हाय हाय हाय, ठीक है। हिंदी में है नहीं है, क्या नहीं है हिंदी में बताओ? डेजर्ट, ठीक है। सब कुछ तो बेटा हिंदी और इंग्लिश दोनों में बाइलिंगुअल है, सबसे बेस्ट बाइलिंगुअल नोट्स हैं इस समय मार्केट में, जो अभी तक मैं बाहर लेकर नहीं आया हूं। अटाकामा डेजर्ट यानी कि अटाकामा रेगिस्तान, ठीक है, साउथ अमेरिका में आप देखो बोलीविया, फिर ये लिखा तो है, सब कुछ तो हिंदी में। इस रेगिस्तान में नाइट्रेट और कॉपर मिनरल्स पाए जाते हैं, नाइट्रेट और तांबे की खनिजें हैं, यानी अगर हम अटाकामा की बात करें तो फेमस फॉर द नाइट्रेट एंड कॉपर, ठीक है, तो तांबा और कॉपर इसमें पाया जाता है, सॉरी तांबा और नाइट्रेट पाया जाता है अटाकामा में, याद रखना। ऐसे ही एक दूसरा डेजर्ट है पैटागोनियन। मैं आपको बता दूं पूरे साउथ अमेरिका में, पूरे दक्षिणी अमेरिका में दो ही रेगिस्तान है, एक अटाकामा और एक पैटागोनियन, ठीक है। तो ये रहा जी आपका पैटागोनियन डेजर्ट यानी पैटागोनियन रेगिस्तान। लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ अर्जेंटीना, ये अर्जेंटीना का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अच्छा, आपका जो बैच है, आपके बैच के साइड में कहीं देखना कंटेंट वाले सेक्शन में, एक सेकंड में खुद चेक करता हूँ आपके लिए। कुछ हमने किया है, पूरी टीम ने मिलकर बहुत अच्छा एक सॉल्यूशन निकाला है कुछ। विद्याग्राम, द विलेज ऑफ नॉलेज। जैसे आप बैच में आओगे तो वहां देखो टेलीग्राम का हमने एक ऑप्शन दे रखा है ऊपर की तरफ, और आप वंदे भारत कॉम्बो बैच जो है वहां पहुंच जाओगे, और वहां किसी भी टीचर को टैग कर कर आप अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, अपना कोई भी डाउट आप मतलब पूछ सकते हैं। जैसे आज सुशांत राजपूत के द्वारा एक कमेंट मेरे नाम से आया, सर जीएस के हैंड रिटन नोट्स अपलोड करा दीजिए, तो शायद पीडीएफ वगैरह अपलोड नहीं होगी, तो ये इस टाइप से उसके किसी बैच में, तो ऐसे अगर कुछ हो तो आप उसमें बता दिया करो, ठीक है। तो वो टेलीग्राम आप ही लोगों के लिए है कि कोई दिक्कत है, क्योंकि देखो हर बच्चे का मैसेज उठाना भी मुश्किल है क्लास चलते वक्त, और आपसे फ़ोन पर बात करना तो बहुत ही मुश्किल है। इतना टाइम आप विश्वास मानिए, इतना भी टाइम बहुत मुश्किल से निकल पाता है कि अपने घर वालों से ही बात कर लें, अपने फैमिली वालों से बात कर लें, तब भी मतलब बहुत टाइम। सोचो फैमिली वालों से बात करने के लिए भी टाइम नहीं होता। कई बार ऐसा मतलब हो जाता है कि पापा हो, मम्मी हो, ठीक है, भाई हो, मेरी सिस्टर्स हो, हमें हर किसी टीचर की लाइफ बता रहा हूँ, उन्हें भी कई बार जैसे वो उन्होंने सपोज करोगे 12 बजे कॉल किया, मेरी YT पे क्लास चल रही है यूट्यूब पर, तो मैंने उन्हें मतलब बोल दिया कि मैं आपको अभी 1 घंटे के बाद करता हूँ, मैं हूँ क्लास में, लेकिन 1 घंटे के बाद नहीं कर पाते, क्लास 1.5 घंटे आगे चली गई, फिर उसकी PDF है, फिर स्टाफ के साथ मीटिंग है, तब तक ऐप की क्लास का टाइम हो जाता है। ऐप की क्लास अब 8 बजे ख़त्म होगी, 8:30 तक मैं स्टूडियो से बाहर निकलूंगा, फिर भाई खाना पीना भी कुछ मतलब खाना है, तो खाना खाते खाते मतलब बातचीत करनी पड़ती है, आजकल खाना खाते खाते हो पाती हुई बातचीत। तो लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ अर्जेंटीना तो है ही, ये लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ साउथ अमेरिका भी है, ठीक है। तो पैटागोनिया का जो डेजर्ट है, ये दक्षिणी अमेरिका का भी सबसे बड़ा रेगिस्तान है पूरे कॉन्टिनेंट का, पैटागोनियन जो है, ठीक है। तो पैटागोनिया का रेगिस्तान ये जो है ये कोल्ड डेजर्ट है, ये एक शीत या ठंडा मरुस्थल है, याद रखिएगा, और ये एंडीज के पहाड़ों में स्थित है,
ठीक है। रेन शेडो एरिया ऑफ एंडीज, यानी एंडीज इसके इस तरफ होंगे, ये एंडीज के उस तरफ होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा आप इस बात को। इस लोकेशन को आप जरा ध्यान से देख लो। ये पूरा साउथ अमेरिका है, ये अर्जेंटीना नामक देश है, और ये अर्जेंटीना देश में ये रहा पैटागोनियन डेजर्ट, पैटागोनियन का रेगिस्तान। ये कोल्ड डेजर्ट है, ये ठंडा रेगिस्तान है। याद करो, एक कोल्ड डेजर्ट मैंने आपको ठंडा रेगिस्तान मंगोलिया और चाइना के बॉर्डर सीमा पर बताया होगा, गोबी डेजर्ट, और एक आपके लिए ये रहा पैटागोनियन डेजर्ट। ठीक है, पैटागोनियन डेजर्ट। ठीक है, अच्छा, गोबी सबसे बड़ा कोल्ड डेजर्ट है, ये दूसरा सबसे बड़ा कोल्ड डेजर्ट है। पैटागोनियन आप लिख लो, सेकंड लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट इन दी वर्ल्ड। संसार का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल, संसार का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल। तो सबसे पहले, अच्छा, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल, शीत मरुस्थल ऐसे लिखेंगे भाई। शीत, ठंडे, ठंडे में ही तो है, मरुस्थल बोले तो रेगिस्तान। ठीक है, तो ये देख लो अर्जेंटीना के बारे में कल मैंने आपको सब बताया था, कैपिटल वगैरह मैंने आपको उसके लिखा देते। तो वर्षा छाया क्षेत्र में है, यानी वर्षा छाया क्षेत्र का मतलब होता है, इस मैप को समझो कि वर्षा छाया क्षेत्र का मतलब ये तो एंडीज है, और ये एंडीज, ये जो माउंटेन है ऊपर से लेके नीचे तक ये जो आपके आ रहे हैं, ये आपके एंडीज हैं। और एंडीज के इस तरफ जो है, एंडीज के इस तरफ जो है ये एंडीज है, और एंडीज के इस तरफ ये आपके जो है माउंटेन्स, दैट इज द पैटागोनियन, ये जो रेगिस्तान है, तो ये एंडीज है। तो एंडीज के ये जो माउंटेन है, एंडीज के जो पहाड़ हैं, इस एंडीज के पहाड़ों के इस तरफ वाला जो आपका रीजन है, ये पैटागोनियन है। तो हवाएं ऐसे आती हैं, ऐसे निकल जाती हैं, इस तरफ नहीं पहुंच पाती, इसीलिए यहाँ रेगिस्तान बन जाते हैं, और ऐसे क्षेत्रों को हम बरसात का छायादार क्षेत्र कहते हैं, रेन शेडो कहते हैं, जहां सिर्फ रेन शेडो करते हुए निकल जाते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम इंडियन मॉनसून में समझेंगे, क्लाइमेट में समझेंगे। ठीक है, चलिए भाई, अब आइलैंड्स की शुरुआत कर लेते हैं जी, द्वीपों की शुरुआत कर लेते हैं। बहुत ही प्यारा टॉपिक है जी, आइलैंड यानी कि द्वीप। और साउथ अमेरिका के आइलैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से क्वेश्चन ना बने ऐसा हो नहीं सकता। देव दुबे जी बहुत बढ़िया। तो दक्षिण अमेरिका के द्वीप यानी कि साउथ अमेरिका के आइलैंड्स की बात कर रहे हैं जी हम, टापुओं की, आइलैंड्स ऑफ साउथ अमेरिका, शॉर्ट में इंग्लिश वालों के लिए मैंने SA लिख दिया है जी। अब तो इतना समझ जाना है। ये टोटल अगर देखें तो ज्योग्राफी की कौन से नंबर की है क्लास, मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि हम क्लासेस के नंबर के हिसाब से नहीं डाल रहे हैं। ये कौन से नंबर की है ये क्लास? 3 4 7 8, मुझे लग रहा है शायद 11वीं 12वीं तो होगी ये क्लास। जरा बताना, ज्योग्राफी में टोटल 11वीं 12वीं नंबर की तो ये क्लास हो गई, आई थॉट सो। तो सबसे पहला आइलैंड जो है दैट इज द गैलापागोस आइलैंड। एक आइलैंड है, एक द्वीप है गैलापागोस के नाम से, जो साउथ अमेरिका का बहुत ही फेमस है, पूरे विश्व का भी बहुत फेमस है, गैलापागोस। तो गैलापागोस नामक आइलैंड है, गैलापागोस नामक है ये द्वीप, गैलापागोस आइलैंड, गैलापागोस नामक द्वीप, गैलापागोस नामक आइलैंड, गैलापागोस नामक द्वीप। एक तो ये पैसिफिक ओशन प्रशांत महासागर में स्थित है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी लोकेशन दिखा देता हूँ। ये देखो, ये अगर आप साउथ अमेरिका का कॉन्टिनेंट देख रहे हैं, इस साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट के साइड में यहाँ पर ये गैलापागोस एरो बना के लिखा भी हुआ है, जो पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर में है जी। ये प्रशांत महासागर में है जी।
ये कहाँ पर है? ये प्रशांत महासागर में है, गैलापागोस। गैलापागोस इक्वाडोर नामक देश के अधीन है, यानी इस आइलैंड के ऊपर इक्वाडोर नामक देश का अधिकार है। कौन सा देश? साउथ अमेरिका का देश इक्वाडोर। याद करो, कल इसकी कैपिटल राजधानी मैंने आपको लिखाई होगी, क्यूटो है, ये वही इक्वाडोर है। चार्ल्स डार्विन, जो आपने बायोलॉजी में, साइंस में पढ़े होंगे, उन्होंने अपना सारा अध्ययन यहीं किया है। चार्ल्स डार्विन के विकासवाद सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का अध्ययन यहीं किया है। चार्ल्स डार्विन ब्रिटेन के रहने वाले एनवायरमेंटलिस्ट थे, ये पर्यावरण विद्वान रहे हैं, और इन्होंने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का कॉन्सेप्ट दिया कि जो सबसे ज्यादा मतलब फिट है अपने काम के हिसाब से वही सरवाइव करेगा। जैसे कि मान लो कि मैं अगर टीचर हूं तो मुझे समय के हिसाब से अपने नोट्स को बहुत अपडेट रखना पड़ेगा, अपने नोट्स को बहुत, कंटेंट को बहुत शार्प रखना पड़ेगा। बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग मेरे को पढ़ाना होगा। कंपटीशन जिस हिसाब से मांग रहा है, चीजें जिस हिसाब से चेंज हो रही हैं, उसके हिसाब से मुझे हमेशा आपको इसमें पढ़ाना होगा। इसे बोलते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी सर्वोच्चता का सिद्धांत। ठीक है, वो भी चार्ल्स डार्विन का है। इस बार से साइंस की जो 9th क्लास की बुक है उसमें चार्ल्स डार्विन वाला चैप्टर हटा दिया है एनसीईआरटी ने, तो साइंस में इतना महत्वपूर्ण नहीं है, बट फिर भी ज्योग्राफी में आपके लिए ये आप याद कर लेना कि गैलापागोस आइलैंड पे चार्ल्स डार्विन ने अपने अध्ययन किए हैं, अपने रिसर्च किए हैं, और ये आज के समय में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में शामिल है गैलापागोस आइलैंड या गैलापागोस नामक द्वीप। इसकी लोकेशन और अच्छे से जरा आप एक बार देखो। कहा था ना कि इक्वाडोर के अधीन है, तो ये साउथ अमेरिका में ये रहा जी आपका देश इक्वाडोर, और इक्वाडोर के साइड में ये रहा जी गैलापागोस आइलैंड, गैलापागोस नामक द्वीप, जिसके ऊपर इक्वाडोर का अधिकार है। अब मैं आपको इसी में ये समझाता हूं कि ये जो गैलापागोस शब्द आपको दिखाई दे रहा है, ये जो बार बार जो आप देख रहे हैं गैलापागोस 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 गैलापागोस, ये क्या बवाल है? ठीक है, नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। तो ये जो शब्द है ना गैला और पैगोस, ये दो शब्दों से मिलके बना है, गैला और पैगोस। गैला शब्द का मतलब होता है टोटोइज, कछुआ, और सॉरी गैला शब्द का मतलब होता है लार्ज, बड़ा, और पैगोस का मतलब होता है टोटोइज, कछुआ। तो यानी गैलापागोस का मतलब हो गया लार्ज टॉर्टोइज, बड़ा बड़ा कछुआ। तो दिस आइलैंड इज फेमस फॉर द लार्ज टॉर्टोइज, ये द्वीप बड़े बड़े कछुओं के लिए मशहूर है। कितने बड़े कछुए? तो इतने बड़े कछुए, यहाँ बहुत बड़े बड़े कछुए पाए जाते हैं, आप ये देख लो जी। दिस आइलैंड इज फेमस फॉर द लार्ज टॉर्टोइज। तो गैलापागोस जो आपका आइलैंड है, जो है द्वीप, ये बड़े बड़े कछुओं के लिए मशहूर है। गैलापागोस यानी बड़े बड़े कछुए, तो यहाँ बड़े बड़े टॉर्टोइज पाए जाते हैं, कछुए। तो आपसे अगर पूछा जाए कि विश्व में सबसे ज्यादा मतलब कहाँ पाए जाते हैं बड़े बड़े कछुए, तो आंसर आपका होगा गैलापागोस। देखो ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चन आते हैं, ये मयूरी 5-6 जी जो बच्ची पूछ रही है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता। ठीक है, किसी सेट शिफ्ट में ज्योग्राफी ज्यादा है, किसी में हिस्ट्री ज्यादा है, किसी में इकोनॉमिक्स ज्यादा है, किसी में पॉलिटी ज्यादा है, किसी में हो सकता है आपका स्टैटिक जीके ज्यादा है। स्टैटिक जीके करंट का तो पोर्शन लगभग हर बार ही अब थोड़ा वेटेज अच्छा खासा रहता है। ठीक है, हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन पढ़ना आपको सभी कुछ है। आप इतना समझ, लगभग आपको पूरी ज्योग्राफी जो है उसमें से कुछ खास चीजें आपको पढ़नी ही पड़नी है। ये पढ़ के आपको जानी ही जानी है। आप ऐसा नहीं है कि आपने छोड़ के आ जाओ, आपने छोड़ के आ नहीं सकते, आपको ये पढ़ के जानी ही पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर देखो कहीं, अब जैसे सपोज करो एनटीपीसी जैसे एग्जाम में 40 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप 5 से 6 क्वेश्चन तो मिनिमम समझोगे लगभग हर सब्जेक्ट से आपको देखने के लिए मिल ही जाएंगे, किसी ना किसी रूप में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगला आइलैंड आप लिख लो साउथ अमेरिका में टिएरा डेल फ्यूगो। जो दूसरा आइलैंड है दैट इज द टिएरा डेल फ्यूगो। टिएरा डेल फ्यूगो, नाम देख रहे हो कैसा है? टिएरा डेल फ्यूगो। ठीक है, टिएरा डेल फ्यूगो। हिंदी में अगर चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, वैसे तो नाम यही रहेगा टिएरा
डेल फ्यूगो, आधा फा लगेगा, टिएरा डेल फ्यूगो। इसकी लोकेशन दिखाता हूं पहले, तब आपको मजा आएगा। देखो ये पूरा साउथ अमेरिका का मैप है। इस साउथ अमेरिका के मैप में जो सबसे आखिरी वाला जो हिस्सा ये आइलैंड है आपका टिएरा डेल फ्यूगो। ये आइलैंड है टिएरा डेल फ्यूगो। देख रहे हो कितना विचित्र नाम है, टिएरा डेल फ्यूगो। और अगर हम इसे अलग से निकाल के देखेंगे तो इसी मैप को समझेंगे। ये देश आ रहा है जी चिली, तो कुछ पार्ट चिली का है, कुछ पार्ट अर्जेंटीना का है इस आइलैंड में। अब आप इसी को अलग से जब मैप में निकाल के देखोगे तो ये है चिली, ये है अर्जेंटीना का पार्ट। तो कुछ पार्ट आपका चिली का है, कुछ अर्जेंटीना का है। तो अर्जेंटीना और चिली दोनों से मिलकर ये बना है आपका आइलैंड। आप ध्यान से देखो, टिएरा डेल फ्यूगो, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, टिएरा डेल फ्यूगो। ठीक है, टिएरा डेल फ्यूगो। ठीक, तो एक तो टिएरा डेल फ्यूगो ये जो आइलैंड है आपका, ये अर्जेंटीना और चिली दोनों ही देशों में स्थित है। अर्जेंटीना चिली दोनों के साथ सीमा साझा करता है। और ये साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका की मुख्य भूमि से स्ट्रेट ऑफ मैगलन, मैगलन की जल संधि द्वारा अलग होता है। मैगलन जल डमरू मध्य या जल संधि टिएरा डेल फ्यूगो को साउथ अमेरिका की मुख्य भूमि से अलग करती है। आप याद रखना कि स्ट्रेट का मतलब, जल संधि का मतलब, मैंने आपको बताया था कि जो दो लैंड मासेस को अलग करे और दो पानी के भागों को आपस में जोड़े। तो मैप को जब आप ध्यान से देखेंगे, तो इस मैप को आप ध्यान से देखो, ये यहाँ स्ट्रेट ऑफ मैगलन है, ये मैगलन की जल संधि। ये मैगलन एक नेविगेटर रहा था, एक मतलब जो समुद्र में जो यात्री होते हैं वो रहा था, और वो अक्सर समुद्र के अलग अलग रास्ते में आया जाया करता था। ठीक है, मैगलन। और ये जो मैगलन है, ये स्ट्रेट ऑफ मैगलन जो है, यानी ये जो मैगलन की जल संधि जो है, ये पैसिफिक ओशियन को जोड़ती है अटलांटिक ओशियन के साथ। मतलब ये पैसिफिक ओशियन को अटलांटिक ओशियन के साथ जोड़ती है। तो याद रखना, इस तरफ ये प्रशांत महासागर है, ये पैसिफिक ओशियन है। तो कौन सी जल संधि जोड़ रही है? तो मैगलन की जल संधि जोड़ रही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। प्रशांत महासागर को ये जोड़ती है अटलांटिक महासागर के साथ, यानी कि अटलांटिक ओशियन के साथ। कौन? स्ट्रेट ऑफ मैगलन, मैगलन की जल संधि। और ये रेस्ट ऑफ द साउथ अमेरिका वाले पार्ट को, दक्षिणी अमेरिका वाले भाग को टिएरा डेल फ्यूगो से अलग करती है। ठीक है, टिएरा डेल फ्यूगो से अलग करती है। ठीक है, टिएरा डेल फ्यूगो से ये अलग करती है। ठीक है, ओके। अच्छा जी, एक और आइलैंड है साउथ अमेरिका का, दक्षिणी अमेरिका का एक और आइलैंड है, दैट इज द फॉकलैंड। कौन सा आइलैंड है जी? फॉकलैंड। नाम ही इसका फॉकलैंड है। ये साउथ अटलांटिक ओशियन में है, यानी कि दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है। आप इस बात से समझो, ये पूरा का पूरा अगर साउथ अमेरिका है, अगर क्या ये है ही, तो ये साउथ अमेरिका में, ये पूरा का पूरा साउथ अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है। इस दक्षिणी अमेरिका में ये रहा जी फॉकलैंड। बिल्कुल, ये अटलांटिक ओशियन यानी कि अटलांटिक महासागर में। और ये इस आइलैंड को हमने अलग निकाल लिया, पूरा एक बड़ा पार्ट ले लिया। ये जो छोटा सा दिखाई दे रहा है, ये इस टाइप से अगर आप जाओगे तो पास से कुछ ऐसा दिखाई देगा। दो भाग में बटा है, ईस्ट फॉकलैंड और वेस्ट फॉकलैंड। इतना डीप आपको नहीं पढ़ना, बस केवल आपको ध्यान रखना है कि साउथ अमेरिका के इस तरफ वाले भाग में स्थित है। और आपको पता ही है कि इस तरफ वाले भाग में ये स्थित है। तो ये देश अर्जेंटीना है, ये देश अर्जेंटीना है, याद करो।
तो अर्जेंटीना इसके ऊपर अपना अधिकार जताता है। अर्जेंटीना कहता है कि ये द्वीप, ये आइलैंड मेरा है, लेकिन इसके ऊपर ब्रिटेन का अधिकार है। ब्रिटेन कहता है कि ऐसा कैसे तेरा हो जाएगा बे, मैंने पूरे संसार पर राज किया, ये हमारा है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो फॉकलैंड नामक जो आइलैंड है मेरे बच्चे, मैंने कहा था कि रणभूमि से पहले युद्ध मन भूमि में लड़ा जाता है। ठीक, साउथ अटलांटिक ओशन ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी है ये, यानी ब्रिटिश विदेशी क्षेत्र है, ब्रिटेन का अधिकार है इसके ऊपर, बट क्लेम्ड बाय द अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ये बोलता है ये मेरा है। हम ये बोल सकते हैं कि ब्रिटेन और अर्जेंटीना के मध्य ये विवादित है, ये डिस्प्यूटेड है, बट इसके ऊपर अधिकार ब्रिटेन का है और इसके लिए वॉर भी हो गया। ब्रिटेन ने बोला तेरा है तो आके ले ले, तो फिर भाई वॉर हुआ। वॉर हुआ 1982 में। 1982 में फॉकलैंड वॉर हुआ। फॉकलैंड युद्ध हुआ किसके बीच में? ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच, जिसमें जीत किसकी हुई? इसमें ब्रिटेन की जीत हो गई। ठीक है, एक आइलैंड और है, चौथा आइलैंड और आखिरी आइलैंड एक आप याद करो, ये चौथा आइलैंड है कोरू। आइलैंड का नाम है कोरू, याद रखो, मैं से आपको मैप पर भी दिखाऊंगा। एक कोरू आइलैंड है, बहुत फेमस आइलैंड है। आप सबसे पहले इसकी मैप पे लोकेशन ही देख लो। ये जो आपको दिखाई दे रहा है दैट इज द कोरू आइलैंड, ये लिखा हुआ है जी कोरू, ये लिखा हुआ है यहाँ कोरू, फ्रेंच गुआना नामक देश में। ये ब्राजील, ब्राजील के बगल में फ्रेंच गुआना, फ्रेंच गुआना के बगल में सूरीनाम, ऐसे छोटे छोटे ये मतलब देश है। अगर मैं आपको ऐसे मेन उस पर दिखाऊं साउथ अमेरिका के मैप पे, दक्षिणी अमेरिका का ये जो मतलब मैप है, तो आप इस पे ऐसे देख सकते हैं। ये ब्राजील, ये ब्राजील के बगल में आप देखेंगे छोटा सा देश, ये फ्रेंच गुआना, ये सूरीनाम, ये सिर्फ गुआना, ये वेनेजुला। तो ये फ्रेंच गुआना नामक देश है एक छोटा सा, और फ्रेंच गुआना नामक देश को में ही अगर हम देखें तो इसी के ऊपर एक छोटा सा आइलैंड है कोरू, जो अटलांटिक ओशन, अटलांटिक महासागर का भाग है। तो कोरू के बारे में कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे बनते हैं, जैसे ये फ्रेंच गुआना नामक देश में स्थित है, तो एक तो ये फ्रेंच गयाना नामक देश में है, ठीक है, नॉर्थ की तरफ, और फेमस फॉर गुआना स्पेस सेंटर, ये गयाना स्पेस अंतरिक्ष केंद्र के लिए मशहूर है। यहां से सैटेलाइट वगैरह लॉन्च की जाती हैं, याद रख लेना। यूरोपियन स्पेस एजेंसी लॉन्च साइट है, यहां से फ्रांस जैसा जो देश है वो अपनी सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करता है, तो उसी लॉन्चिंग के लिए ये मतलब फेमस है। ये फ्रांस का इसके ऊपर अधिकार है जी, इसके ऊपर कोरू आइलैंड के ऊपर अधिकार फ्रांस का है, और ये एक सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है। यहाँ से कई सारी सैटेलाइट्स इंडिया भी लॉन्च करता है, भारत आज भी यहाँ से करता है। जब आप द हिंदू वगैरह न्यूज़पेपर पढ़ोगे या फिर करंट अफेयर को पढ़ोगे, तब आपको ये पता लगेगा कि इंडिया एक ऐसा देश है जो यहाँ से अपनी बहुत सारी सैटेलाइट वगैरह लॉन्च कर रहा है। ठीक है, या फिर वो आपसे यहाँ लॉन्च करना चाह रहा है। बताओ जी, यस बोलो, कोई दिक्कत परेशानी, मन में कोई दुख दर्द पीड़ा हलचल? हाँ जी बोलो, कोई दिक्कत? ठीक है, तो फ्रेंच गुआना में है कोरू नामक आइलैंड, कोरू नामक द्वीप। ठीक है, चलिए अब हम यहां से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स करते हैं। तो आप हेडिंग डाल लीजिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका। कुछ दक्षिणी अमेरिका के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें या तथ्य। तो बिना मैप के तो देखो ज्योग्राफी हो नहीं सकती, तो बिना मैप के फैक्ट्स भी नहीं हो सकते। ये जो मैप है साउथ अमेरिका का, ध्यान से देखो, पहला फैक्ट हम यहीं से शुरुआत कर रहे हैं। ये जो साउथ अमेरिका का आपको मैप दिखाई दे रहा है, पहला फैक्ट आप देखो, यहीं से शुरुआत कर रहे हैं। ये पहला फैक्ट है जी, ये पहले महत्वपूर्ण बात है।
सर मैं नेटवर्क वॉज पुअर सर, आई मिस्ड द क्लास। कोई बात नहीं, अगर मिस होगी तो रिकॉर्डेड होकर आपको बाद में मिल जाएगी, इतना परेशान नहीं होना जी। इसमें दो देश देखो, एक ये बोलीविया नामक देश और एक पराग्वे नामक देश है। पहला फैक्ट है बोलीविया और पराग्वे, ये दोनों देश आप लिख दो। ये पहला फैक्ट है, लैंड लॉक्ड कंट्री है, द ओनली लैंड लॉक्ड कंट्री इन साउथ अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका में एकमात्र भू आविष्ठित देश है ये, एकमात्र, सॉरी दो मात्र, एकमात्र, वो आदत पड़ जाती है ना एकमात्र बोलने की। दो मात्र भूमि से घिरे हुए देश, इंग्लिश में तो बोलेंगे लैंड लॉक्ड कंट्री। दोनों की कैपिटल लिखा दी थी, कल मैंने पराग्वे की लिखाई थी आपको एसेंशियन, और बोलीविया की राजधानी लिखाई थी लापाज। ठीक है, तो लैंड लॉक्ड कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका, ये यही सिर्फ दो देश लैंड लॉक्ड है साउथ अमेरिका में, और कोई देश लैंड लॉक्ड आपका नहीं है। अच्छा, दूसरा फैक्ट मैं आपको लिखाता हूं जी, चलो भाई दूसरा फैक्ट लिख लीजिए। सेकंड फैक्ट, दूसरी एक महत्वपूर्ण बात किसकी, साउथ अमेरिका की, जहां से क्वेश्चन बन सकता है, वो भी जी आपको मैप पर ही दिखाऊंगा मैं, बिना मैप पे दिखाए तो मानूंगा नहीं जी मैं। तो दूसरा जो आपका मतलब फैक्ट है वो कुछ इस प्रकार से है कि ये जो आपका उरुग्वे नामक जो देश है, उरुग्वे, ठीक है, तो ये जो देश है आपका उरुग्वे, ये रहा ब्राजील के ठीक नीचे, विश्व का पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप इसी ने जीता था, वॉन फर्स्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप, पहला फुटबॉल विश्व कप इसी ने जीता था। पहला, फुटबॉल की जगह फीफा भी लिख सकते हो, पहला फीफा विश्व कप जीता। कब हुआ पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप, तो 1930 1930 में। और उरुग्वे नामक देश की कैपिटल राजधानी है मॉन्टेवीडियो, मॉन्टेवीडियो इसकी कैपिटल, इसकी राजधानी है। तो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये सेकंड नंबर फैक्ट, यानी कि दूसरे नंबर का फैक्ट आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है जी। ठीक है, तीसरे नंबर का फैक्ट, चलो भाई तीसरे फैक्ट की ओर चलते हैं मेरे बच्चे। तीसरा फैक्ट भी आपके लिए है एक बहुत ही प्यारा प्यारा फैक्ट, याद कर लेना, ये एग्जाम में बहुत परेशान करेंगे। चलो भाई तीसरा फैक्ट भी कर लेते हैं मेरे भाइयों मेरी बहनों, सॉरी भाइयों और उनकी बहनों। देखो जी, ये पीला पीला जो देश आपको दिखाई दे रहा है ये है ब्राजील, तो ये ब्राजील नामक देश है जी। अगर हम ब्राजील की बात करें तो ब्राजील में 3 शहर बहुत फेमस हैं जी आपके, ब्राजील में 3 शहर बहुत ही फेमस हैं, 3 शहर बहुत ही मशहूर हैं, जिसमें से एक शहर है, मतलब ये तीनों शहर इसी लोकेशन पर ही हैं, ऊपर नीचे कहीं हो सकते हैं। एक शहर है आपका, बल्कि आप 2 शहर याद करो, सेंटोस। एक शहर का नाम है जी सेंटोस, क्या नाम है, सेंटोस, संतोष मत लिख देना, इट्स सेंटोस। एक शहर है सेंटोस, सेंटोस सिटी आप ऐसे समझो, आप लिख लो सेंटोस इज कॉल्ड एज कॉफी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड, कॉफी पोर्ट, इसे विश्व का कॉफी का बंदरगाह कहा जाता है। कॉफी को हिंदी में लिखेंगे काफी बंदरगाह। एक तो फैक्ट जी ये हो गया, फटाफट छाप लो, ब्राजील का शहर सेंटोस इज कॉल्ड एज द कॉफी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसे विश्व में काफी का बंदरगाह कहा जाता है, काफी का बंदरगाह, काफी का
बंदरगाह कहा जाता है? कॉफी का बंदरगाह। ठीक है, कॉफी का बंदरगाह। ऐसे ही यहीं पर एक शहर और है, यहीं पर ही एक शहर है, आप ऐसे समझो जैसे यही लोकेशन है। ब्राजील में एक शहर है जिसका नाम है रियो डी जनेरो। रियो डी जनेरो, रियो डी जनेरो, ब्राजील का एक शहर है जिसका नाम है रियो डी जनेरो। ठीक है, हिंदी में ऐसे लिखेंगे रियो डी जनेरो, रियो डी जनेरो। प्यार से शहर को रियो कहते हैं। आपने जैसे रियो ओलंपिक सुना होगा, 2016 के ओलंपिक गेम्स जो हैं वो रियो में ही शायद हुए, हाँ कुछ ऐसी था। तो रियो डी जनेरो मतलब एक शहर है, ये भी ब्राजील का, प्यार से रियो कहते हैं। ठीक है, और ये शहर कोपा कबाना बीच के लिए मशहूर है। यहां पे एक समुद्री किनारा पाया जाता है, कोपा कबाना बीच, लिख लो जी, कोपा कबाना बीच। मैप पे करा रहा हूं ताकि कभी ना भूलो। अरे कार्निवल के लिए मशहूर है, वहां लोग आते हैं अलग अलग जगह से और वही डांस करते हैं। कोपा कबाना बीच। तो जब पैसा वैसा कमा लो, जब नौकरी लग जाए तो आप भी चले जाना जी समुद्री किनारे इस बीच पे। बिना पैसे के कौन पूछ रहा है, बिना पैसे तो गोवा ना जा पाओ, कोपा कबाना बीच जाना तो बहुत मुश्किल की बात है जी। ठीक है, अच्छा ये जो रियो शहर है, यहाँ पे एक मूर्ति भी है। जैसे हमारा आगरा इज फेमस फॉर दी ताजमहल, या फिर आप देखो ठीक है, जहां सरदार सरोवर डैम बना हुआ है उसके सामने जब आप देखोगे तो फेमस फॉर द स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो मूर्ति है। ऐसे ही रियो सिटी, रियो सिटी इज फेमस फॉर, ठीक है, रियो सिटी इज फेमस फॉर नोट बना के लिखो, रियो इज फेमस फॉर क्राइस्ट द रिडीमर स्टैचू, लिख लो भाई। क्राइस्ट द रिडीमर मूर्ति के लिए मशहूर है, इज फेमस फॉर द क्राइस्ट द रिडीमर स्टैचू, क्राइस्ट द रिडीमर मूर्ति के लिए मशहूर है। देखो मैं आपको दिखा भी देता हूं, एक आपने बुजुर्ग व्यक्ति देखे होंगे, यीशु मतलब जिन्हें माना जाता है, ठीक है, और वो ऐसे हाथ फैलाए खड़े हुए। कई सारे आपको ये हॉलीवुड मूवीज में दिखाई दे जाएंगे। फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी में मैंने इनके सीन बहुत देखे हैं। ठीक है, जब वो विन डीजल तेज कार लेके आता है बिल्कुल मैक्सिको वगैरह साइड में, ठीक है ना, तो भाई इनकी ऐसी मूर्ति होती है, बिल्कुल ब्राजील की आन बान शान है क्राइस्ट द रिडीमर। ये स्टैटिक जीके का बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है जी आपको। इस मूर्ति को देखो जी, आप बिल्कुल क्लियर कट दिखाई दे रही होगी जी आपको, क्राइस्ट द रिडीमर। देख गए जी, ये देखो, ये क्राइस्ट द रिडीमर की स्टैचू है, ये मूर्ति है। काफी सारे लोग इसे देखने के लिए पहुंचते हैं। क्राइस्ट द रिडीमर कौन से शहर में है? ये रियो नामक शहर में है। इस मूर्ति का नाम ही है क्राइस्ट द रिडीमर। ठीक है, क्राइस्ट की मूर्ति है ये, यीशु की। ब्राजील रा 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 रा, इस प्रकार से मतलब है। देख रहे हो रियो कितने कितने बातों के लिए फेमस है। ठीक इसी प्रकार से ब्राजील में एक शहर और है। ये आखिरी फैक्ट की ओर चलते हैं और यहां से आपके जीवन का सार बदलते हैं। ब्राजील में एक शहर और फेमस है, ये हम बोले ब्राजील एक शहर के लिए और फेमस है। ये ब्राजील में यही रियो के आसपास ही एक शहर है जिसका नाम है साओ पोलो। इसका नाम है साओ पोलो।
साओ पोलो। यहां क्लिक किया तो इसका मतलब सारे ये आपके हैं ब्राजील में, ठीक है। रिडीमर, अच्छा हिंदी में कैसे लिखेंगे रिडीमर? अरे नालायकों, रिडीमर, रिडीमर। तो रिडीमर की मूर्ति के लिए मशहूर है रियो शहर, ठीक है। अच्छा साओ पोलो, साओ पोलो की एक बड़ी खास बात है कि दिस साओ पोलो इज फेमस फॉर, लिखो फेमस फॉर, फेमस फॉर कल्टीवेशन ऑफ कॉफी। साओ पोलो नामक शहर कॉफी के उत्पादन के लिए मशहूर है। कॉफी का उत्पादन या खेती लिखे, कॉफी की खेती। पूरे विश्व में कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन ब्राजील ही करता है। ब्राजील इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन द वर्ल्ड। लिख लो, ब्राजील इज फेमस फॉर द कॉफी प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व में कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन ब्राजील ही करता है। हाईएस्ट, कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन पूरे विश्व में ब्राजील ही करता है। ब्राजील इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन द वर्ल्ड। विश्व में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन ब्राजील के द्वारा ही किया जाता है। तो पूरे विश्व में कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है जी? ब्राजील। मैं आपको यही एक और आखिरी बात बता दूं नोट लिखाकर कि ब्राजील में, याद रखिएगा ये पॉइंट बहुत ही अहम है जी, कि ब्राजील जो मतलब है, ब्राजील में याद रखो जी, जो मैं बता रहा हूं ये कोई नहीं बताएगा, ये सिर्फ एनसीईआरटी वाला ही कोई चीता बता सकता है और कोई नहीं बता सकता जी, कि ब्राजील में जो कॉफी गार्डन्स होते हैं, अरे जैसे हमारे यहां असम में चाय के बागान नहीं होते, कॉफी गार्डन्स यानी कॉफी के बाग बगीचे। तो याद रखना, कॉफी बागों को, तो यहां पे जो कॉफी गार्डन्स होते हैं, कॉफी के जो बाग होते हैं, कॉल्ड एज फेजेंडा, उन्हें फेजेंडा कहा जाता है लोकल भाषा में, फेजेंडा। हिंदी में लिख लो फजेंडा, फजेंडा लिख लो। इन ब्राजील कॉफी गार्डन्स आर कॉल्ड एज द फजेंडा। ब्राजील के बागों को फजेंडा कहा जाता है। छापो फटाफट से, ब्राजील में कॉफी के बागानों को, बाग बगीचे को फजेंडा कहा जाता है, फजेंडा कहा जाता है, फजेंडा कहा जाता है। ठीक है, इतने आपका कंटेंट रहता है साउथ अमेरिका का, अच्छे से याद कर लेना। अच्छा क्या पूछ रहे हो, हाइट किसकी है इसकी? अरे इतना एग्जाम में पूछेगा नहीं, वरना बता देता हूं, वरना सोचो सर को आता नहीं होगा। इसकी आपकी हाइट है मूर्ति की 125 फीट, 125 फीट की मूर्ति है जी ये। ठीक है, तो हाइट इसकी, ऊंचाई लिख लेना 125 फीट, 125 फीट की मूर्ति है। तो आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी, बहुत कुछ जानने के लिए आपको यहाँ मिला होगा डेफिनेटली, ये मैं वादे के साथ आपसे कह सकता हूँ जी। चलो भाई, साउथ अमेरिका में किसी का कोई डाउट नहीं है तो फिर मैं क्राइस्ट द रिडीमर मूर्ति के साथ आपको यहीं छोड़ता हूँ। कोई डाउट किसी के आपके पास पूरे है? वैसे तो टेलीग्राम ग्रुप मतलब टीम ने मिलकर तैयार कर दिया आप सभी के लिए, ताकि आपको कोई भी डाउट हो तो आप सीधे वहां मैसेज करें। टीचर एज सून एज पॉसिबल, सोचो टीचर अपनी फैमिली से बात नहीं कर पा रहा है, अपने चाहने वालों को समय हम मतलब नहीं दे पा रहे हैं, अपने प्यार मोहब्बत वालों को समय नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन आपको समय दे रहे हैं। ठीक है, तो इसको कुछ ना कुछ तो खास बात होगी जी आप में, क्योंकि पैशन ही पढ़ाना है। देखो मुझे अपना पता है कि मेरा पैशन पढ़ाना है, मैं कई 12 साल से ये काम कर रहा हूँ और आज भी उसी ऊर्जा के साथ करता हूँ, चेहरे पे उतनी ही स्माइल के साथ करता हूँ, उतनी खुशी के साथ करता हूँ, क्योंकि जिस काम में आपको मजा आता है उसमें आपको थकावट नहीं होती। ठीक है, तो मुझे इस काम में आता है मजा। आप रात को बोल दो, 12 बजे बोल दो, 1 बजे बोल दो, मैं क्लास ले लूंगा, क्योंकि मुझे को ये बोझ नहीं लगता। इसी तरीके से आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उस पढ़ाई को आप बोझ मत समझो,
आप उसे ऐसे समझो कि जैसे कि भाई मुझे ये सिलेक्शन लेना ही लेना है, तो फिर आपको ये बोझ नहीं लगेगा, फिर आपको ये पढ़ाई बहुत ही मस्त लगने लग जाएगी जी। ठीक है, समझ गए? चलिए जी, ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं जी आपसे नेक्स्ट क्लास में कल शाम को 7 बजे। तो कल शाम को 7 बजे मिलते हैं, और बाकी मंडे को रेडी रहिएगा। शुरुआती चाप में कल एक बार अनाउंसमेंट और कर लूंगा कि कौन से क्वेश्चंस कराऊंगा। थैंक यू सो मच। मंडे टू फ्राइडे मेरी यूट्यूब पर होती है क्लास, ठीक 12 बजे दोपहर के, रात के नहीं।